दोस्तों आपने डेयरी मिल्क कंपनी के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। चलो कंपनी ना सही, लेकिन आपने चॉकलेट तो डेयरी मिल्क की कभी ना कभी खाई ही होगी। डेयरी मिल्क चॉकलेट ऑलमोस्ट हर किसी की फेवरेट है और आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट बात करेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ दिस कंपनी। सेकंड बात करेंगे इस कंपनी के एड्स या एडवर्टाइजिंग के बारे में। इससे पहले मैंने हल्दीराम कंपनी की केस स्टडी बताई थी, ऊपर आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आपके बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो चेकआउट जरूर करें। उस वीडियो में मैंने कंपनी के एड्स या एडवर्टाइजिंग के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी कि एड्स या एडवर्टाइजिंग किस तरीके से वर्क करती है। थर्ड बात करेंगे फ्रेंचाइजी ऑफ दिस कंपनी, कि अगर आपको इस कंपनी की फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के केस स्टडी को देखकर हम अपने बिजनेस में क्या चेंजेस कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट में जानेंगे इस कंपनी के कुछ चैलेंजेस, क्योंकि कोई भी कंपनी हो बिना चैलेंज फेस किए कोई भी ग्रो नहीं हो सकता। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हाउ सपोर्ट। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताएं। कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट कैडबरी। हम में से बहुत कम लोग ये चीज जानते हैं कि कैडबरी किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रांड है। कंपनी का असली नाम है मोनेटेज। मोनेटेज वही कंपनी है जो कैडबरी के ब्रांड को ओन करती है। तो ये जो कैडबरी डेयरी मिल्क है ये ब्रिटिश ब्रांड है, इसे मैन्युफैक्चर्ड किया है कैडबरी ने। डेयरी मिल्क सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। दरअसल बहुत कम लोगों को मालूम है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है वो शराबियों की शराब छुड़ाने के लिए बनी थी। अगर कैडबरी की बात की जाए तो बहुत कम लोगों को पता है कि डेयरी मिल्क कैडबरी का कभी रियल प्रोडक्ट था ही नहीं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जिसकी कोई ब्रांड नहीं है, मार्केट में नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपनी 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कैसे जनरेट कर लेती है। हमारे देश में मिठाइयों की तो कोई कमी है नहीं और ना ही किसी और मीठे की जरूरत है, लेकिन फिर भी डेयरी मिल्क अपने 70% शेयर के साथ मार्केट में अपने पैर पसारते ही जा रहा है। और हमारे देश में मिठाइयों की कोई कमी ना होते हुए भी किसी भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन में कैडबरी डेयरी मिल्क ही याद आता है। अब ये चॉकलेट चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलिस्तीन और बांग्लादेश में भी अवेलेबल है। इसकी मार्केटिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड है। बात करते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ कैडबरी डेयरी मिल्क। तो ये कहानी शुरू होती है 18वीं सेंचुरी से। उस टाइम पे लोगों को इतनी ज्यादा शराब की आदत हो गई थी कि 10 में से 5 लोग मर ही रहे थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जॉन कैडबरी नाम का एक बंदा काफी शॉक हुए और उन्होंने लोगों से पूछना स्टार्ट किया कि वो शराब क्यों पी रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इससे उनकी मौत हो रही है। ऑलमोस्ट हर किसी से उनको एक ही आंसर मिला कि शराब का जो टेस्ट है वो काफी अच्छा है, इसे पीकर हमें काफी अच्छा फील होता है और क्यों ना पिए, इतना जबरदस्त नशा जो देता है। जॉन कैडबरी ने मार्केट रिसर्च किया और उसके बाद उनको एक चीज रियलाइज तो हो गई कि लोग शराब को नशे के लिए नहीं, टेस्ट के लिए पीते हैं। इसके बाद जॉन कैडबरी फिर से जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि अगर मैं आपको शराब से भी ज्यादा अच्छी ड्रिंक लाकर दे दूं तो क्या आप शराब छोड़ दोगे। उस टाइम पर भी लोगों का आंसर जो है वो सेम ही रहता है कि आप ड्रिंक लाओ तो सही, बात की बाद में देखा जाएगा। उसके बाद जॉन कैडबरी रिसर्च में लग जाते हैं और 1824 में वो हॉट चॉकलेट नाम की एक ड्रिंक बनाते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। इस ड्रिंक के लॉन्च होते ही ये ड्रिंक लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि जो लोग दिन में 2 से 3 बार दारू पीते थे वो दारू को छोड़कर इस ड्रिंक को पीने लगे। जॉन कैडबरी का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा चल चुका था। लोगों को कैडबरी की हॉट चॉकलेट ड्रिंक इतनी ज्यादा पसंद आ रही जैसे लोगों को लत लग गई हो इस ड्रिंक की। अब इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए जॉन कैडबरी ने इस ड्रिंक में 16 और फ्लेवर ऐड कर दिए। सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था, लेकिन जॉन कैडबरी के तीसरे बेटे जॉर्ज कैडबरी को ये चीज समझ में आ गई थी कैडबरी के हॉट ड्रिंक के बिजनेस को ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। वो ये चीजें सोच ही रहे थे कि एक दिन उन्होंने हॉट ड्रिंक को ऐसे ही बनाकर छोड़ दिया। कुछ देर के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने ड्रिंक के नीचे एक परत देखी। वो परत पपड़ी की तरह जम गई थी और जब उन्होंने उस पपड़ी को टेस्ट किया वो टेस्ट उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर वो उस पपड़ी के साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फाइनली उनको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, जिस प्रोडक्ट को आज हम कैडबरी डेयरी मिल्क के नाम से जानते हैं। जॉर्ज कैडबरी की जो रेसिपी है वो अमूल, नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी डेयरी मिल्क आज नंबर 1 पोजीशन पर है। हमारे देश में न मिठाइयों की कमी है, न मीठा खाने वालों की कमी है और न ही मीठा बोलने वालों की कमी। और हमेशा से हमारे डॉक्टर्स और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मीठे को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। द रीजन इज कि मीठे से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी डेयरी मिल्क ने अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई है मार्केट में। डेयरी मिल्क मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। सन 1947 हमारा देश ब्रिटिशियस लोगों से आजाद होता है और उसके ठीक 1 साल बाद कैडबरी डेयरी मिल्क इंडिया में अपना पहला कदम रखती है। जब इंडिया में कैडबरी ने अपना पहला कदम रखा था तब कैडबरी के पास इंडिया को देने के लिए एक ही चीज थी, वो थी चॉकलेट। इसीलिए
इसीलिए कैडबरी ने अपनी मार्केटिंग के लिए इंडिया के छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को टारगेट किया, क्योंकि कैडबरी डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को अच्छी मार्जिन देती थी अपनी चॉकलेट्स पर, जिसके वजह से रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ही खुश थे डेयरी मिल्क को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये चीज उस टाइम के लिए रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक गोल्ड मेडल की तरह थी, क्योंकि इतना मार्जिन डेयरी मिल्क के चॉकलेट पे दे रही थी, इतना मार्जिन FMCG के किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं था। तो उस टाइम पे होलसेलर भी बहुत खुश थे और रिटेलर भी बहुत खुश थे, और डेयरी मिल्क धीरे धीरे मार्केट में अपना पैर जमा रही थी। सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, लेकिन सामने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, और वो प्रॉब्लम थी अथॉरिटेरियन इन्फ्लुएंस। अब जरा ये सोचिए कि लाइफबॉय के हैंडवॉश से 99% कीटाणु वो सच में किल होते हैं, या फिर हमारे दांत जो है वो कोलगेट से सच में स्ट्रॉन्ग होते हैं? शायद हाँ, क्योंकि इन दोनों ही एडवर्टाइजिंग में एक चीज कॉमन है, और वो है डॉक्टर्स। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो हेल्थ प्रोफेशन में होते हैं। साइकोलॉजिकल तरीके से बोला जाए तो कि जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो हमारे लिए बाय डिफॉल्ट सही ही होता है, और इसी चीज को हम मार्केटिंग टर्म्स में कहते हैं अथॉरिटिकल इन्फ्लुएंस। जहाँ एक तरफ डेयरी मिल्क बच्चों के दिलों पर राज कर रही थी, वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने बच्चों के दांतों में लगने वाले कैविटी को रीजन कैडबरी के डेयरी मिल्क को बताया, जिसकी वजह से सारे ही डॉक्टर्स बच्चों के माँ बाप को सलाह देने लगे चॉकलेट से दूर रहने के लिए। अब कोई रिकमेंडेशन डॉक्टर रिकमेंडेशन है तो पेशेंट हो या पेशेंट की फैमिली, सबको ही उनकी अथॉरिटी को मानना ही पड़ता है, और लोगों ने भी यही करना स्टार्ट किया। एक तरफ डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी और दूसरे तरफ कैडबरी डेयरी मिल्क अपनी मार्केटिंग में बहुत सारे पैसे खर्च करते ही जा रहा था, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी फायदा कुछ नहीं हो रहा था। लोग डॉक्टरों की सुनते जा रहे थे और चॉकलेट से बच्चों को दूर करते जा रहे थे, और डेयरी मिल्क की जो सेल है वो दिन पे दिन गिरती ही जा रही थी। सन 1992 जहां पर कैडबरी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अपने सेल्स को डबल करने का प्लान किया था, वहीं पर उनकी सेल्स जो है वो 15% डाउन हो जाती है। 5 स्टार, मंच, बारबन और किटकैट, इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन थी, इसकी ऑडियंस, जो कि थे बच्चे। डॉक्टर के बढ़ते इंस्ट्रक्शंस और आसपास के बढ़ते कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए कैडबरी डेयरी मिल्क ने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जिससे उनकी तकदीर ही पलट गई। सन 1994 जब कैडबरी ने मार्केट की कंडीशंस को क्रिटिसाइज किया, तब उनको दो चीजें पता चली। नंबर 1 इज कंज्यूमर वर्सेस बायर प्रोफाइल। क्या कभी आपने सोचा है कि डोमिनोज में एडवर्टाइजिंग के लिए और बैनर के लिए सबसे सस्ती मील क्यों चूज करती है? क्योंकि उनकी मार्केटिंग है कस्टमर को अपने शॉप तक लेकर आना। देन एक बार शॉप में एंटर होने के बाद उनको कैसे पैसे कमाना है वो तो उनको बखूबी पता है। अब इस चीज को डीपली एनालाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस है वो बच्चा है, लेकिन जो बायर है वो बच्चा नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स हैं। डोमिनोज पैसे कब कमाएगा? जब बच्चों के पेरेंट्स पे करेंगे, बच्चों के पेरेंट्स कन्विंस होंगे। सिमिलरली चॉकलेट्स की जो ऑडियंस थी उस टाइम पे वो बच्चे थे, लेकिन जो बायर थे वो बच्चे नहीं थे, बच्चों के पेरेंट्स थे। अल्टीमेटली कैडबरी डेयरी मिल्क अपने जबरदस्त मार्केटिंग के थ्रू बच्चों को तो कन्विंस कर ही लेता था कि उनको ये चॉकलेट क्यों खरीदनी चाहिए, और बच्चे अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर ही लेते थे कि उनको ये चॉकलेट क्यों दिलानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन भी बढ़ते ही जा रही थी। इस चीज को क्लोजली एनालिसिस करते हुए डेयरी मिल्क ने अपनी एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो स्ट्रैटेजी थी कंजम्पशन विद एक्सपेंशन। कैडबरी ने इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सबसे फर्स्ट इज कंज्यूमर, क्योंकि कैडबरी को बच्चे कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने यंग एज और ओल्ड एज को टारगेट किया। और सेकंड पॉइंट थी चॉकलेट की प्राइसिंग। उस टाइम पे डेयरी मिल्क जो है वो 10 या 20 रुपए की वेरिएंट में आ रही, तो उन्होंने प्रीमियम और सब प्रीमियम प्राइसिंग को ऐड करना स्टार्ट किया। इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैडबरी ने द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ कैंपेन रन किया। इस कैंपेन ने लोगों के दिमाग के पर्सपेक्शंस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, और जहाँ पर डेयरी मिल्क को खाने वाले सिर्फ बच्चे थे, वहीं पर यंग एज के लोग और ओल्ड एज के लोग भी डेयरी मिल्क को कंज्यूम करने लगे। इस एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट जो है वो नेस्ले, अमूल और हर्शी जैसी कंपनी भी उठा रही थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट नेस्ले उठा रही थी। मार्केट में नेस्ले की एक ऐसी चॉकलेट थी जो लोग कैडबरी से ज्यादा पसंद करते थे, जो थी मंच। अल्टीमेटली जो एड्स थे वो कैडबरी चला रहा था, लेकिन एडवर्टाइजिंग देखकर लोग मंच खरीदने चले जाते थे। अब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बिकॉज जो कैडबरी की डेयरी मिल्क थी वो 5 रुपए में एक छोटी सी आती थी, और नेस्ले की जो 5 रुपए की मंच थी वो काफी बड़ी आती थी। और लोगों की ये थिंकिंग रहती है कि भाई मैं 5 रुपए खर्च ही कर रहा हूँ तो क्यों ना बड़े चॉकलेट पर इन्वेस्ट करूँ। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कैडबरी ने अपनी खुद की चॉकलेट लॉन्च कर दी, जिसे आज हम पर्क के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के काउंटर या फिर फ्रेंचाइजी के बारे में। अगर आपका कोई मेडिकल है, छोटा मोटा शॉप है, पान टपरी है, कोई किराने की स्टोर है, और आप कैडबरी के प्रोडक्ट को अपने शॉप में इंक्लूड करना चाहते हो,
या फिर आप स्पेशली कैडबरी के शॉप को ओपन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोन नंबर, ईमेल आईडी और भी अदर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट है आपका प्लेस, जो 200 से 700 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट, जो आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब कंपनी से कांटेक्ट करने के 2 मेथड है, या तो आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएं और उनको मेल करें, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड है आपके आसपास के शॉप वाले जहां पर डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप किया है। ध्यान रखें कि सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन लोगों से लेनी है, कांटेक्ट आपको डायरेक्ट कंपनी से करना है। अब बात करते हैं कुछ एड्स या एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो सबसे पहले इंश्योर जरूर करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो है कौन, बच्चे हैं, यंगस्टर हैं या फिर ओल्ड एज के लोग हैं, मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं। सेकेंड चीज इंश्योर जरूर करें कि आपका जो एड है वो स्टोरी के थ्रू हो और लोगों को पूरी तरीके से पता चले कि उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहिए। थर्ड पॉइंट इंश्योर करें अपने एड्स या एडवर्टाइजिंग में कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, जिसे स्लोगन कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट में इंश्योर करना है कि आप जिस भी प्लेस पर एड रन कर रहे हो वो वहीं के रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया या पाकिस्तान में हिंदी, यूएस या यूके में इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप अपना एड तुर्की में रन कर रहे हो तो तुर्किश लैंग्वेज। फिफ्थ पॉइंट में इंश्योर करें कि आपको कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है। दैट मीन्स आपके एड को देखकर या एडवर्टाइजिंग को देखकर कितने लोग कन्विंस हो रहे हैं। कन्वर्जन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोगों को ये चीज मालूम है कि अगर आप एड कैंपेन रन करते हो तो आपके लिए बेस्ट कन्वर्जन रेट है 11 से 15 और एवरेज परसेंट है 4 से 5.5%। अगर उससे भी कम कन्वर्जन रेट अगर आपका आ रहा है, जैसे 2 से 3%, तो वो बहुत कम है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं कंपनी हम जैसे नॉर्मल बिजनेस करने वालों को क्या मैसेज देती है, या फिर इस कंपनी से सीखकर हम अपने बिजनेस में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट गिव अप। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम शटडाउन का सोच लेते हैं, मार्केट रिसर्च नहीं करते, यहाँ तक कि हम उस प्रॉब्लम को भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं जिस वजह से वो प्रॉब्लम आई है। तो ये चीज अपने बिजनेस में कभी ना रखें। सेकंड पॉइंट है लर्न द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर आप एडवर्टाइजिंग की पावर जानते हैं तो आप किसी भी चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जैसे डेयरी मिल्क ने किया। डेयरी मिल्क ने अपना प्रोडक्ट तो चेंज नहीं किया, लेकिन अपने कस्टमर को चेंज कर दिया, अपनी मार्केटिंग को चेंज कर दिया। थर्ड पॉइंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जाहिर है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, तो टेस्ट या प्रेफरेंस का हमेशा ख्याल रखें। फोर्थ पॉइंट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कभी भी किसी भी सिचुएशन में, अच्छे बुरे किसी भी सिचुएशन में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में हो ही ना। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ चैलेंजेस के बारे में। कैडबरी डेयरी मिल्क जितने भी लोगों के दिलों में जगह बना रखी थी, एक टाइम पर वो सारे लोग कैडबरी डेयरी मिल्क से नफरत करने लगे। अक्टूबर 2003 फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक कॉल आता है और उस कॉल में उनको बताया जाता है कि हमारे यहाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट में काफी कीड़े मिले हैं। इस चीज पर काफी रिसर्च होती है और काफी इन्वेस्टिगेशन होती है और 3 हफ्तों के अंदर 100 से ज्यादा न्यूज आर्टिकल और 120 टीवी चैनल्स पर ये न्यूज फैल जाती है। दिवाली से 1 महीना पहले जहाँ कैडबरी की सेलिंग ग्रोथ थी 15 से 20%, फेस्टिवल सीजन में इंक्रीज हो जाती थी, वहीं पर कैडबरी की सेल 30% डाउन हो गई। इन सारी चीजों में बहुत से लोगों ने होलसेलर और रिटेलर को जिम्मेदार ठहराया, कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चरर को। अल्टीमेटली लोगों ने कैडबरी को ही जिम्मेदार बोला। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैडबरी की जो चॉकलेट होती है वो पेपर फॉर्म में होती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर होलसेल तक का तो सारा प्रोसेस सही रहता है, लेकिन लोगों का कहना था कि रिटेलर्स अच्छे से सही ढंग से इस चॉकलेट को स्टोर नहीं कर सके, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स खड़े हुए। ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन जो ब्रांड को नुकसान होना था वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसके चलते कैडबरी ने एक ऐसा स्टेप उठाया जिसके वजह से आज भी वो मार्केट को डोमिनेट कर रही है, और वो स्टेप था कस्टमर बिफोर कंपनी। अब तक कंपनी जो भी कर रही थी वो कंपनी के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने अपना फोकस प्रॉफिट पर हटाकर कस्टमर पर फोकस करना स्टार्ट किया। कंपनी ने अपने पैकेजिंग को बदलकर न्यू मेटालिक फ्लो पैकेजिंग को इंट्रोड्यूस किया और इसी के साथ मार्केटिंग का 40% बजट बढ़ाकर कैडबरी ने एक नया एड कैंपेन लॉन्च किया। अब कैंपेन इतना मेगा था, इसी वजह से स्टार भी बहुत मेगा होना चाहिए, जिस वजह से कैडबरी ने उस एड कैंपेन में अमिताभ बच्चन को लिया, जिनको हम उनके ट्रस्ट की वजह से जानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैडबरी ने और भी ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए इंडियनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया।
शुभ आरंभ कुछ मीठा हो जाए, फेस्टिवल और मीठे वर्ड पर फोकस किया। कैडबरी आज पूरे वर्ल्ड तक पहुंची है। आज अगर किसी के पास 10 रुपए है तो वो भी कैडबरी खा सकता है, 20 रुपए है तभी वो कैडबरी खा सकता है, 30 रुपए है तभी वो कैडबरी खा सकता है, 50 रुपए है तभी खा सकता है, 500 रुपए है तब भी खा सकता है। इवन अगर किसी के पास उतना भी नहीं है, सिर्फ 2 रुपए है, वो तब भी डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। और इस केस स्टडी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।